प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद और देहात में हमने इस्तेमरारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित होने के बाद उनकी प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों को लेकर ब्रिटेन में काफी वाद विवाद हो रहा था। अब ब्रिटेन का जिक्र क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी। इस वाद विवाद का क्या कारण था, आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले ये कि ब्रिटेन में कंपनी पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुशासन का आरोप लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन करने का तरीका था वह उचित नहीं था और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं भी सामने आ रही थी। दूसरा है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन पर भ्रष्टाचार और लोभ लालच के आरोप भी लगाए गए और ब्रिटेन के समाचार पत्रों में भी इस भ्रष्टाचार के बारे में काफी छापा गया। तीसरा बच्चों, भारत और चीन के साथ जो व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ बच्चों? ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर रही थी। तो इस एकाधिकार को लेकर ब्रिटेन में लोगों में काफी रोष पैदा हो गया था और ब्रिटेन के जो निजी व्यापारी थे वे यह मांग कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा उन्हें भी भारत से व्यापार करने की छूट दे दी जानी चाहिए। बच्चों, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी ब्रिटेन में। संसार में औद्योगिक क्रांति बच्चों सबसे पहले ब्रिटेन में आई और ब्रिटेन के उद्योगपति यह चाहते थे कि उनके सामान का जो निर्यात है वो भारत में किया जाए। ये उद्योगपति भारत से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदकर अपनी फैक्ट्रियों में उसे विनिर्मित करके यानी वस्तुएं बनाकर वापस भारत के बाजारों में बेचना चाहते थे और इसके लिए वे भारत का बाजार अपने लिए यानी ब्रिटिश उद्योगपति ये कह रहे थे कि उनके लिए भी भारत का बाजार खुलना चाहिए। हाँ बच्चों, इसी के साथ ब्रिटेन में लोगों का यह मानना था कि भारत पर जो सत्ता स्थापित की गई है उसका लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को मिलना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों और उनकी प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर ब्रिटेन में वाद विवाद चल रहा था। इस वाद विवाद के बारे में हमने पढ़ा। इसी वाद विवाद के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य किया गया कि भारत में प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन में भेजी जाए और कंपनी के कामकाज को जांचने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। इन समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में से ही एक रिपोर्ट है बच्चों, 5वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन है और यह ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई। बच्चों, 5वीं रिपोर्ट आप फोटो में देखिए, ये 5वीं रिपोर्ट का फर्स्ट पेज है बच्चों। इसमें 1002 पेज थे और प्रीफिस्ट 800 थे। प्रीफिस्ट बच्चों पुस्तक के अंत में दी जाने वाली पूरक बातें। इसमें वे चीजें या आंकड़े होते हैं जो पाठ या लेख में पूर्ण रूप से ना दिए जा सकते हो, परंतु उन्हें पुस्तक के अंत में विस्तार से दे दिया जाता है ताकि पाठक संबंधित विषय से अपनी समझ विकसित कर सके। 5वीं रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें शामिल थी देखिए बच्चों। इसमें मुख्य रूप से जमींदारों और रैयतों की अर्जियां थी। अर्जियां बच्चों एप्लीकेशंस को बोलते हैं। अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट थी। कलेक्टर कौन थे? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जमींदार के पैरेलल या समानांतर अंग्रेजों के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कलेक्टर थे, तो उनकी रिपोर्ट भी इसमें शामिल थी। राजस्व विवरणियों से संबंधित आंकड़े भी इसमें शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंगाल तथा मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई टिप्पणियां भी 5वीं रिपोर्ट में शामिल थी। लेकिन बच्चों 5वीं रिपोर्ट मुख्य रूप से आलोचना का शिकार हुई। आलोचना क्यों हुई? क्योंकि रिपोर्ट लिखने वालों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के
कुप्रशासन की आलोचना मात्र था, यानी यह रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी। इस रिपोर्ट में यह बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया कि जमींदार लोगों ने अपनी जो जमीनें हैं वो खो दी थी, लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि फर्जी बिक्री या बेनामी बिक्रियों के द्वारा जमींदार अपनी जमीनें नीलाम होने से बचा लेते थे, और जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारियां बचा लेते थे, और बहुत ही कम मामले ऐसे थे कि उनकी जमींदारियां ईस्ट इंडिया कंपनी छीन पाई थी। बच्चों, 5वीं रिपोर्ट पढ़ी हमने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया और वहां के लोगों की जिंदगियों में इन कंपनी की नीतियों के चलते कैसे बदलाव आया, खास तौर पर स्थायी बंदोबस्त के बाद हमने पढ़ा। बच्चों, अब हम बंगाल से राजमहल की पहाड़ियों की ओर चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने इन पहाड़िया लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। देखिए बच्चों, मैप पर ये हैं राजमहल की पहाड़ियां आधुनिक बिहार में। ये लोग इमली के पेड़ों के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते थे और भोजन के लिए ये जंगलों में शिकार करते थे और झूम खेती करते थे। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। झूम खेती क्या है बच्चों? पहाड़िया लोग जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को या जंगलों को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और इस साफ की गई जमीन पर कुदाल से खेती करते थे। बच्चों, कुदाल याद रखना है आपको। कुदाल से जमीन को ज्यादा गहराई तक नहीं खोदा जा सकता, सिर्फ थोड़ा सा वो खुर्च सकते थे। अब साफ की गई जमीन पर वे लोग खेती करते थे, फिर उसे कुछ वर्षों के लिए पृथ्वी छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उपजाऊ शक्ति फिर से प्राप्त की जा सके। बिक्री के लिए या बेचने के लिए ये लोग रेशम के कोया और राल को इकट्ठा करते थे जंगलों से, और साथ ही काठ कोयला या लकड़ी का कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। हमने देखा कि पहाड़ी लोग जंगलों से किस तरह से जुड़े हुए थे। इस भूमि को वे अपनी निजी भूमि मानते थे और अपनी पहचान और जीवन का आधार भी मानते थे। इस भूमि पर बाहरी लोगों के प्रवेश का वे लोग प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोगों में एकता बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे, और अन्य जनजातियां और मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का ये मुखिया नेतृत्व भी करते थे। इन पहाड़ियों को आधार बनाकर ये पहाड़िया लोग उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बचकर अपनी खेती बाड़ी करते थे, या जिसे स्थायी कृषि भी कह सकते हैं। पहाड़िया लोगों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अभाव या अकाल के वर्षों में जिंदा रहने के लिए करते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बचे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं से नियमित रूप से खिराज देकर शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज का अर्थ है बच्चों एक निश्चित धनराशि या अनाज के रूप में पहाड़ी लोगों को दान देकर शांति खरीदना, ताकि पहाड़ी लोग उन पर आक्रमण ना करें। इसी के साथ व्यापारी जो हैं उन्हें पत्थकर देना पड़ता था। पत्थकर का मतलब है बच्चों आज का जो टोल टैक्स है वो पत्थकर ही है, कि अगर आप सरकार द्वारा निर्मित सड़कों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कर देना पड़ेगा। तो ऐसा ही कर पहाड़िया लोग भी ले रहे थे, किनसे? व्यापारियों से। इसी के साथ वे व्यापारियों की रक्षा भी करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा जब वे पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करेंगे व्यापार के लिए। हमने देखा कि कुछ ले देकर शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता था, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं चली। कारण क्या था बच्चों? हमने देखा कि अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार करना आवश्यक था, जबकि हमने पढ़ा है कि जो पहाड़िया लोग हैं वो झूम खेती कर रहे हैं, जंगलों को काट कर जलाकर साफ करके खेती कर रहे हैं। कुछ समय के लिए पट्टी छोड़ दी जाती थी ताकि भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति फिर से प्राप्त कर सके, लेकिन
अंग्रेज स्थायी कृषि का विस्तार करना चाहते थे। क्यों? ताकि राजस्व के स्रोत में वृद्धि हो सके और निर्यात के लिए फसलें पैदा हो सके और एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सके। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और जंगलों में रहने वाले लोगों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसीलिए उनका यह मानना था कि जंगलों को सफाया करके वहां स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और पहाड़िया लोगों को सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का काम धंधा करने के लिए उन्हें राजी करना होगा। बच्चों, स्थायी कृषि का विस्तार ज्यों-ज्यों होता गया, जंगलों और जो चरागाहें थी, वो धीरे-धीरे संकुचित होती गई, कम पड़ती गई। इससे पहाड़िया लोगों और स्थायी जो खेती करने वाले लोग हैं, उनके बीच झगड़े पैदा हो गए। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो जंगल थे, वो पहाड़िया लोगों के जीवन के आधार थे। तो जब जंगलों पर आक्रमण किया जाने लगा, जंगल पहाड़िया लोगों से छीने जाने लगे, तो स्थायी लोगों के साथ उनके झगड़े शुरू हो गए। स्थायी लोगों का अर्थ है बच्चों, स्थायी कृषि करने वाले लोग। पहाड़िया लोग पहले से अधिक ज्यादा गांव पर हमले करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीनने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने पहाड़िया लोगों को काबू में लाने की कोशिश भी की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पहाड़िया लोगों को नियंत्रित करने के लिए क्या नीतियां अपनाई, इसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।